स्टूडेंट्स, हम आपको फ्रेंडलिज आइसोथर्म तो बता चुके हैं और नेक्स्ट आइसोथर्म मतलब एक और साइंटिस्ट थे भाई, अपन ने ये बताया कि फ्रेंडलिज जो है वो हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है, मतलब वो वैलिडेट नहीं कर पाया। तो फिर अपने को कोई ऐसा आइसोथर्म भी तो चाहिए जो एड्सॉर्प्शन को हाई प्रेशर पे भी समझा सके। तो हम फिर दूसरा आइसोथर्म पढ़ते हैं, वो है लैंग्यूमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये लो प्रेशर एज वेल एज हाई प्रेशर दोनों पे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बट इसकी थोड़ी सी कंडीशन है, ये ज्यादा सुटेबल सर केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, मतलब ज्यादा सुटेबिलिटी इसकी केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है। लैंग्यूमर नाम से सजेस्ट हो रहा है कि किसने दिया था, जैसे फ्रेंडलिज था साइंटिस्ट के नाम पे था, वैसे लैंग्यूमर साइंटिस्ट ने दिया था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस पर बेस्ड है, ये केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है। मतलब जो सॉलिड के सरफेस के ऊपर गैस के पार्टिकल एड्सॉर्ब होंगे तो वो केटीजी के रूल्स को ओबे करेंगे। आगे अपन देखेंगे कि उस रूल को ओबे करने का मतलब क्या है, पर अभी के लिए इट इज बेस्ड ऑन केटीजी। बिल्कुल। और इसमें यही पॉइंट बार बार आएंगे कि केटीजी में जैसे थ्योरी चलती है वैसे हम यहाँ पे भी लेंगे कि जैसे हर एड्सॉर्प्शन साइट जो है वो इक्विवेलेंट है, सब पे एक ही टेंडेंसी है एड्सॉर्ब होने की, किसी पे ज्यादा किसी पे कम नहीं है। और साथ ही साथ किसी साइट पर गैस मॉलिक्यूल के एड्सॉर्ब होने का जो है वो उसके आसपास वाली नियर बाई साइट्स पे डिपेंड नहीं करता है। एक एग्जांपल से अपन जैसे बता देते हैं कि भाई ये है अपने पास में, फिर कैसे बताएंगे इसमें ये है कि जैसे कोई गैस मॉलिक्यूल सर इस पर्टिकुलर साइट पे आके एड्सॉर्ब होना चाह रहा है, तो ये पास वाली जो साइट्स हैं ये खाली है या इन पे एड्सॉर्प्शन हो चुका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मान लो यहाँ पर एक गैस का पार्टिकल एड्सॉर्ब हो चुका है, तो ये पार्टिकल के इसके एड्सॉर्ब यहाँ होने की टेंडेंसी है ना, और यहाँ इसके पास वाले के ऊपर खाली हुए एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे कि एड्सॉर्प्शन जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड होता है तब तक जब तक की सारी साइड कवर ना हो। क्योंकि अगर मान लो सारी साइड भर गई, लेट से साइड सारी भर गई है ना, तो अब जब सरफेस खाली नहीं है तो गैस के पार्टिकल आके एड्सॉर्ब होंगे कहां, मतलब एक तरह से केवल यूनिलेयर को समझा रहा है। और इसीलिए अपन कह रहे हैं कि ये ज्यादा सुटेबल किसके लिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली यूनिलेयर को बोलता है। फ्रेंडलिज भी यूनिलेयर से शुरू होता है, पर वो स्ट्रिक्ट नहीं है कि यूनिलेयर हो, वो मल्टीलेयर को भी अलाउ करता है, जबकि इट इज स्ट्रिक्ट टू यूनिलेयर। और उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, एक बार के बाद इक्विलिब्रियम आना ही आना है। बिल्कुल ठीक है। अब वो जो इक्विलिब्रियम है उसमें हम ये दो प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं उनको समझ सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन के टाइम पर एक हो रहा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे हो रहा है कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब सरफेस पे जा रहे हैं तो उसको यहाँ पे अपन ने कंडेंसेशन बोला गया। एड्सॉर्प्शन को ही नाम अपन ने दे दिया कंडेंसेशन, इस लैंगमूर थ्योरी के अंदर। तो ये लिखा हुआ है कि रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है दैट डिपेंड्स ऑन द अनकवर्ड सरफेस। ऑब्वियसली बात है एड्सॉर्प्शन के टाइम पे जो सरफेस खाली जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा। बिल्कुल। और इसका अपोजिट प्रोसेस है बच्चों इवोपरेशन, जो यहाँ पे डिसॉर्प्शन को बता रहा है। बिल्कुल, नाम अलग हो गए, मतलब थ्योरी में उसमें एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन, यहाँ कंडेंसेशन और इवोपरेशन कहा गया है। और रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड करेगा कि कितनी सरफेस साइड्स कवर्ड है। एक अनकवर्ड पे डिपेंड कर रहा है, कवर्ड पे डिपेंड कर रहा है। सही बात है। मान लो ये हमारे पास में है, इस तरह से अपन कह सकते हैं, तो एड्सॉर्प्शन मतलब आने वाला, तो आने वाला खाली पे आएगा, तो जितनी खाली होगी उतनी रेट ज्यादा होगी। डिसॉर्प्शन मतलब यहाँ से हटने वाला, तो जितनी भरी हुई होगी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, जब दो अपोजिट प्रोसेस चल रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो लैंग्यूमेर के अकॉर्डिंगली जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाती है और उसके बाद में फिर क्या होता है, टाइम के साथ एब्जॉर्प्शन का अमाउंट चेंज नहीं होता, उस स्टेज को अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम विल बी सेट अप एट अ स्टेज व्हेन द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम आ जाएगी। अब जब ये एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम आ गया है तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड करेगी भाई, ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली गैस मॉलिक्यूल्स जल्दी से रेडीली जाके क्या करेंगे, एड्सॉर्ब होंगे। हाँ, यहाँ पर भी अपन लैंग्यूमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, मैंने शुरुआत में नहीं बोला, पर ध्यान रखना, पर अभी भी अपन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म रहे और प्रेशर का इफेक्ट मतलब एड्सॉर्प्शन के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर का इफेक्ट ही पड़ रहा है, अभी भी है तो वही, स्टडी तो वही है। हाँ, तो बच्चों यही एक बात हम यही कहना चाह रहे हैं, जैसे अपन केटीजी में बोलते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर आप हाई प्रेशर पे रखेंगे तो डेफिनेटली सर वो आपस में जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, पास में आएंगे, उनके बीच में कोलिजन जल्दी होंगे, तो जो सरफेस है उसके साथ भी तो उनके कोलिजन जल्दी होंगे। बिल्कुल सही। और जब सरफेस पे कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगी तो गैस एड्सॉर्ब ज्यादा तेजी से होगी, तो मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, भाई सरफेस के पास जा रहा है तो एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहीं ना कहीं प्रेशर के साथ रिलेटेड है, लेकिन मैथमेटिकली जो रिलेशन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके का है कि x/m which is extent of absorption, A and B which are constants and P is the pressure। तो ये कुछ रिलेशन एज पर लैंगमूर आया था। हाँ, और ये याद रखना है, इसका डेरिवेशन आप लोगों के काम करनी है ना, बिल्कुल, तो केवल इसको याद रखना है आपको। ए और बी क्या है, ये पी क्या है, सर ने बता दिया। अब बच्चों यहाँ पर बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है कि ए और बी जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स
आपके नेचर ऑफ गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है उस पे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं और इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती है। जैसे एक तरह से ये k और 1/n की तरह हो गया सर। हाँ सर बिल्कुल, वहां पे k और 1/n समझाया था, यहाँ पे अपन ने a और b को समझा दिया। अब इसको भी अपन 2-3 कंडीशन हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए लो प्रेशर की अपन बात करें तो बच्चों लो प्रेशर मतलब प्रेशर काफी कम है, तो इसका मतलब जो बीपी है वो बहुत बहुत छोटा है 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस बीपी, यानी ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये अप्रोक्सीमेटली 1 बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है 1 के कंपैरिजन में। तो उस केस में हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, x/m = k नहीं है सॉरी a into p आ गया, ठीक है। अब a कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि x/m इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक तरह से मतलब लोअर प्रेशर रेंज में तो ये फ्रेंडलिच के जैसा ही हो जी गया सर, लीनियर रिलेशन आ रहा है। मॉडरेट के अंदर ये रिलेशन रह जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर हम इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे और 1 को भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहेगा, यानी यही रिलेशन रहेगा। हाई प्रेशर पे हम कह सकते हैं कि भाई अब प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इसमें इस बार 1 से बहुत बड़ा कौन है, बीपी बड़ा है। बीपी बड़ा, पिछली बार 1 बड़ा था क्योंकि प्रेशर लो था, अब प्रेशर हाई रखा है तो बीपी का वैल्यू 1 से बहुत बड़ा हो गया, तो 1 प्लस बीपी अप्रोक्सीमेटली सर बीपी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा इस बार। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x/m इस बार क्या आ जाएगा, AP अपॉन BP, वेयर P इज कैंसल्ड आउट, कांस्टेंट आ गया। जी सर, तो ये इस तरीके से हम इसको अलग अलग कंडीशन में इंटरप्रिटेट कर सकते हैं लैंग-मुर आइसोथर्म को। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें जैसे अपन ने फ्रेंडलिच में देखा था, यहाँ पर भी अपन इसका वैलिडेशन देखेंगे, और वैलिडेशन के लिए जैसे अपन ने कहा आपने को कैसे स्ट्रेट लाइन कर्व चाहिए, तब अपन आसानी से कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए पहले थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट है, जैसे उसमें तो स्ट्रेट लाइन कर्व अपने को डायरेक्ट दिख रहा था, लॉग लेते आ रहा था, यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट अपने को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली पी यहाँ 2 जगह, तो अपने को पी तो एक ही जगह अपन रखेंगे तो आप हाँ लीनियर आएगा। तो अपन देखेंगे इसको अपन क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इन्वर्ट करेंगे मतलब 1/x/m हो गया ये तो, और इधर आ गया 1/AP प्लस बीपी अपॉन एपी आ गया, इन्वर्ट कर दिया, पी से पी अपना कैंसिल हो गया यहाँ पे। एक तरह से ये मान लो ये अपने पास में आ गया। अच्छा, यहां अगर मैं पूरे को पी से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे को पी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर आ जाता पी अपॉन x/m। जी सर, बराबर अगर p मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ केवल 1/a बच गया, और यहाँ आ जाएगा सर bp अपॉन a। ये रिलेशन ऐसा है जो हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व दे देगा। दिख भी रहा है कि अगर मैं p अपॉन x/m जी सर वर्सेस p का कर्व लेता हूं, p अपॉन x/m, और p के बीच में कर्व ले रहा हूं। यहां पर x/m नहीं है, सीधा p अपॉन x/m है, ये ध्यान रखना। तो इसका कर्व इसके साथ अगर मैं बनाता हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये क्या होगा, स्लोप ये m हो गया, ये x है, ये y एक्सिस है, और ये हमारे पास में क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया c। मतलब अगर मैं p अपॉन x/m और p के बीच में कर्व बनाता हूं तो मेरे पास में स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा जिसका इंटरसेप्ट जो होगा वो 1/a के बराबर होगा। जिस तरह से फ्रेंडलिच में क्वेश्चन बने थे इसमें भी बनते, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। फ्रेंडलिच एनसीईआरटी में दिया है तो उसकी डिटेल आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया हो तो भी सफिशिएंट है। और इसका स्लोप जो है b/a हो जाएगा, b/a हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप इस तरह से कैलकुलेट, और यहाँ इसका स्लोप जो है अपने पास में कांस्टेंट है आएगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, लीनियर रिलेशन ला दिया अपन ने। वैल्यू ऑफ ए एंड बी के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया। एक पॉइंट और बच जाता है जो लास्ट में है कि जो एडजेसेंट एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, जैसे अपन ने पहले भी इनको केटीजी का मतलब यही ना कि जो गैस के मॉलिक्यूल फ्री थे वो भी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, और जो एडसॉर्ब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच है, मतलब सरफेस के ऊपर ये जब अटैच हो गया तो इनके बीच में भी कोई इंटरेक्शन नहीं है, और इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं, ये केटीजी की थ्योरी में भी यही था। यहां पर बस एडसॉर्ब मॉलिक्यूल के ऊपर थ्योरी लगा रहे हैं केटीजी की। अच्छा समझे, यही रीजन है कि तीसरा जो मॉलिक्यूल आएगा वो इनके बीच में आए या कोई खाली जगह पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बीच में तो कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। अब बच्चों एप्लीकेशन की बात करते हैं। हमने एडजॉर्प्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट कर दिया, यानी इस चैप्टर का एक पार्ट हमारा सर कंप्लीट होने वाला है। और हमने कहा था कि ये पूरा चैप्टर डे टू डे लाइफ से आपको बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे जिसको आप समझेंगे, लॉजिक को समझेंगे, अच्छा भैया ये हो क्यों रहा है। जी सर बिल्कुल। तो बच्चों जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन हम देख रहे हैं गैस मास्क का, जो माइंस में लोग काम करते हैं जनरली, जैसे जिंक माइंस है या कोई भी आपके कोल माइंस है, तो वहाँ जो कोल है वो आपके लंग्स में जाके ऑब्वियसली बात उनको अफेक्ट डिपॉजिट हो जाता है, हार्मफुल होता है। बिल्कुल। तो ऐसे सिलिकोसिस जो एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, सिलिका अंदर जाके जमा हो जाता है, वो भी इस तरीके की प्रॉब्लम बीमारी है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो गैस मास्क है उनमें एक्टिवेटेड चारकोल आगे रहता है आपके नाक के पहले। अभी तो सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कि मास्क यूज कर ही रहे हैं डेली, लेकिन जो गैस मास्क जनरली जो माइंस में यूज होता है उसमें एक्टिवेटेड चारकोल की लेयर होती है, और वो एक्टिवेटेड चारकोल की लेयर जो है हार्मफुल पार्टिकल्स को पहले ही गैस
को ब्रीथ करेगा तो वो चारकोल में से गुजर के आएगा। हाँ। और अब चारकोल अपन बता चुके हैं कि अच्छा बेस्ट एब्जॉर्बर है, तो वो जो भी पॉइजनस गैसेज है उसको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, फिर अपन आते हैं रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। ये अपन पहले भी बता चुके हैं तो बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे। अपन ने बताया था कि शुगर सॉल्यूशन जो येलो कलर का होता है, जबकि शक्कर जो हम खाते हैं वो प्योर व्हाइट कलर की होती है। तो वो कैसे बनाया, उसकी जो इम्प्योरिटी, कलर्ड इम्प्योरिटी थी उसको हटा के या कलर्ड मटेरियल को हटा के बनाया। इसी तरह से डाइज का भी जो कलर मटेरियल है उसको भी हटाया जा सकता है। इनर्ट गैसेस में जैसे हीलियम, नियोन, इन सब का मोलर मास दूर दूर है, तो उनका एड्सॉर्प्शन का टेंडेंसी तो अलग होगा ही। हम बता चुके हैं एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। तो जब अलग अलग टेंडेंसी होती है तो हम उनको अलग अलग लेवल पर एड्सॉर्ब करवा के उनको भी सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। सर ये इनऑर्गेनिक में एक पूरा टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं कोकोनट चारकोल सेपरेशन। बिल्कुल सर। मतलब उसमें जो चारकोल होता है, बेसिकली चारकोल ही है यहाँ पर, कोकोनट चारकोल सेपरेशन मेथड, कोकोनट से बनाया जाता है चारकोल। और उस चारकोल पर हर गैस अलग अलग टेम्परेचर पर एड्सॉर्ब होता है। तो अगर मैंने मान लो मिक्सचर गुजारा और उसमें टेम्परेचर को वेरी करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर केवल मतलब जिनॉन ही एड्सॉर्ब होगी, दूसरी गैस एड्सॉर्ब नहीं होगी। फिर अपन बाकी बची हुई गैसेस को दूसरे चेंबर से ले जाते हैं, फिर वहां पे केवल नियोन को करवाना है। मतलब अलग अलग चेंबर में इस तरह से अपन चारकोल रखे हुए हैं और उनके ऊपर से मिक्सचर को गुजारते हैं, सेपरेट करते हैं। अच्छा, इसमें जो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो उनके मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट होता है। अगर मान लो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जिनॉन है, तो इनका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है गैसेस का वो आप पहले ही बता चुके हो। जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती है, मतलब जिनके बीच में वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होते हैं, उनका एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। और कोकोनट चारकोल, अच्छा ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि आप याद रख लें कि चारकोल का अगर कहीं पर यूज आ गया तो वो मेनली फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। बिल्कुल, चारकोल अगर किसी कार्बन की और केमिकल बॉन्ड ऐसे आसानी से नहीं बनते, अदरवाइज वो कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। तो चारकोल अगर आ जाता है, मेंशन नहीं है, तो आप मान के चले कि वो किस तरह का एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये तो हो गया थर्ड एप्लीकेशन, अपन ने कुछ लिखे नहीं है, कुछ जनरल लैंग्वेज में अपन इनको बताते थे। एक होता है, मान लो मेरे पास में एक चेंबर है सर, जी सर, है ना, इस चेंबर में मुझे ऐसा कंपाउंड रखना है जो वाटर से खराब हो जाता है ना। तो मान लो मैंने इस चेंबर में कोई कंपाउंड आके रखना है, तो मुझे तो पहले यहाँ से मॉइस्चर को भी हटाना पड़ेगा। तो मॉइस्चर को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ एक प्लेट में साइड में यहाँ क्या करते हैं, सिलिका जेल रख दीजिए सर, जी सर, है ना, सिलिका जेल रख दी। तो सिलिका जेल क्या करेगा, जो मॉइस्चर के वाटर के पार्टिकल है उनको सबको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरी जो बाकी पूरा चेंबर है वो बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब गैस, वाटर, वेपर सबके सब हट गए। तो एक तरह से हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए काम आता है। मतलब हाई एफिशिएंसी का वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एब्जॉर्बर काम आते हैं। ये एक तरह का एप्लीकेशन है। वही मॉइस्चर भी साफ करने के लिए आपको, जैसे हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के अंदर बताया था कि शूज में और आपके वाटर बोतल में सिलिका जेल के सेशेस आते हैं जो कि मॉइस्चर को हटाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन का एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल होता है सर, बच्चे देखते भी हैं और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में पढ़ते भी हैं कि अपन हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, इसको अपन लेते हैं कैटालिटिकल रिडक्शन के लिए। डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं सर, वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से अपन काम में आते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कैटलिस्ट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट तो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं, मतलब ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। उसका रीजन है इनकी सरफेस बड़ी होती है, इनकी सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती है, उनकी सरफेस पर अपन हाइड्रोजन का क्या कर सकते हैं, आके एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुई है, इसकी सरफेस के ऊपर से मान लो मैंने एल्कीन को गुजारा, जब एल्कीन को गुजारा तो ये हाइड्रोजन इनकी यहाँ पर जाके अटैच हो जाती है, तो वापस डिसॉर्प्शन हो जाता है। तो डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं वो एक कैटालिसिस के लिए एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को काम में लेते हैं। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन ऐसी हैं बच्चों जो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी जिसके लिए हम उसको यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वहां एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर बैक्टीरिया को धीरे धीरे वहां पे डिस्ट्रॉय कर देती है। कई सारे ऐसे मेडिसिन है जिनको हम इसी तरीके से कैटलिस्ट की सहायता से क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा एक फ्लोथ फ्लोटेशन है सर, जब कॉपर का मेटलर्जी में यूज करते हैं कि फ्लोथ मतलब सल्फाइड जो ऑर्स होते हैं उनके लिए अपन यूज किया जाता है, उसमें भी एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना से ही कॉपर के ऑर्स मतलब कॉपर सल्फाइड कंसंट्रेशन किया जाता है, इंप्योरिटी को हटाया जाता है। अब बच्चों लास्ट में देखिए, वैसे तो हमने स्टार्टिंग से ही बोला कि एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, देयर आर वेरी लेस, मतलब एक ही ऐसा एग्जांपल है जहां पर आपको एड्सॉर्प्शन जो है वो एंडोथर्मिक मिलेगा, जिसमें आपके ग्लास जो है वो हाइड्रोजन के साथ एड्सॉर्ब हो रही है। इस केस में आपका जो डेल्टा एच है इसका एड्सॉर्प्शन का वो पॉजिटिव है। अदरवाइज इन जनरल जब भी आपसे पूछा जाए कि एड्सॉर्प्शन क्या है तो आपका आंसर होगा एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। मतलब जब तक ग्लास प्लस ये हाइड्रोजन नहीं लिखा हो जी, तब तक आप मान के चलें कि वो एक्सोथर्मिक ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
अब बच्चों आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे। वैसे तो हमने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द पार्ट थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल बनेंगे तो फ्रेंडलीज वाले पार्ट पे या लैंगमूर पे बनेंगे। लैंगमूर हमारे एनसीईआरटी में नहीं है तो हमारे लिए ऑप्शन बचता है फ्रेंडलीज। और जो सबसे कॉमन और सबसे अच्छा एग्जांपल है सर वही पिक किया। जी सर बिल्कुल। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, देखिए द ग्राफ बिटवीन log x अपॉन m वर्सेस log p। जैसे ही आप ये देखेंगे आपको याद आएगा कि हमने log वाली इक्वेशन बनाई थी, उसमें ये कहा गया कि ये स्ट्रेट लाइन का है जिसके अंदर एंगल है 45 डिग्री का और इंटरसेप्ट है 0.6। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बच्चों इस लाइन को पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको x अपॉन m बताना है। बिल्कुल ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एट ए प्रेशर ऑफ 0.3 atm। तो बच्चों सोचिए, हमने फ्रेंडलीज आइसोथर्म में ये इक्वेशन पढ़ी हुई है x अपॉन m इक्वल्स टू k p टू द पावर 1 अपॉन n। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे x अपॉन m निकालना है और किस प्रेशर पे निकालना है वो क्वेश्चन में गिवन है 0.3 atm पर। मतलब आपको ये भी दिया हुआ है जी सर, एक तरह से, और ये भी दिया हुआ है। दिया हुआ है, ये पूछा गया है। अच्छा सर, ये गया के तो अपने पास में और अननोन क्वांटिटी अपने पास में बहुत सारी है अभी तो। दो है सर, एक k है और एक n है। वो कैसे निकालेंगे अपन? उसके लिए अपने को ये जो इक्वेशन दी हुई है log x अपॉन m वर्सेस log p के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन अपन यूज करते हैं। बच्चों हमारे पास log x अपॉन m वर्सेस log p का क्या इक्वेशन आया था, याद कीजिए। ये इक्वेशन आया था log x अपॉन m इक्वल्स टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। अब आप देखिए इसको कंपेयर कर लेते हैं जो कहा है उससे। ये y हो गया, बताया था पहले भी, ये x हो गया। अब इसमें आपका स्लोप कौन बन रहा है? 45 डिग्री का स्लोप जो बन रहा है वो किसका बन रहा है? 1 बाई 1045। जी सर, तो 1045 हमारे पास जो कि 1 होता है वो आपके पास 1 अपॉन n है। n आ गया, तो इसका मतलब 1 अपॉन n की वैल्यू मिल गई जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। एक चीज आ गई। और इंटरसेप्ट है log k, तो हमारे पास इंटरसेप्ट जो है वो log k है और क्वेश्चन में 0.6 दे रखा है, 0.6 दे रखा है। अब बच्चों इसके लिए आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि 0.6 किसका लॉग होता है? 4 का। मतलब इसका एंटी लॉग ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 0.6 क्या है? log 4 की वैल्यू है। तो इसका मतलब मैंने दोनों साइड क्या लिख दिया? log की टर्म्स में लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। तो log k इक्वल्स टू log 4 लिख दिया। अब आप बताओ log से log एंटी लॉग लेना ज्यादा आसान रहेगा। जी सर, तो k इक्वल्स टू 4 आ गया। अब k की वैल्यू 4 मिल गई बच्चों, ये लीजिए यहाँ पुट कर देते हैं। ये 0.3 हो गया और 1 अपॉन n ही पता है अपने को जो 1 है, तो बस आपके पास 1.2 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन, ये इसका फेयर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। बेसिकली समझें, एक इस तरह का एग्जांपल है कि हमारे पास में एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया हमने पहले। इनिशियली हमने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया। ये जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.25 मोलार। जी सर। और इसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml है सर शुरुआत में। मतलब एसिटिक एसिड था मेरे पास में सॉल्यूशन में और इसकी मोलारिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। अब मैंने क्या किया, इसमें चारकोल डाला, 2 ग्राम चारकोल। मैंने 2 ग्राम चारकोल डाल दिया। ये जो चारकोल डाला, मान लो सॉलिड, एक तरह से बल्क बता देता हूँ, दिखाना आसान होगा। ये क्या करता है सर, इस सॉल्यूशन में से चारकोल की सरफेस पर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जाके एब्जॉर्ब हो गए। अब ये जब एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जाके एब्जॉर्ब हो गए, इसका मतलब वो सॉल्यूशन में कम हो गए। बिल्कुल भाई, पहले तो पूरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व थे, अब वो डिसॉल्व फॉर्म में नहीं हो गए, किसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गए? इसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, इसका मतलब पहले जितना एसिटिक एसिड घुला हुआ था उससे कम हो जाना चाहिए। अब आप देख भी सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन 0.25 थी हमारे पास में, 0.25 मोलर था, अब 0.24 रह गई। मतलब मोलारिटी 0.24 और वॉल्यूम 100 ml है। अपन ये मान के चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम अगर नहीं दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटे से पार्टिकल इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो। ये है क्वेश्चन। तो यहां से अपने को पता चलना चाहिए कि भाई इसकी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से इसके इनिशियल मोल निकाल सकता हूं, फाइनल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से फाइनल मोल्स निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे इनिशियल मोल पता और फाइनल मोल पता हो तो क्या मैं एब्जॉर्ब मोल निकाल सकता हूं? इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस करके निकाल लूंगा। ये समझ में आ गया ना कि मैं जो नंबर ऑफ मोल्स एब्जॉर्ब हुए वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो समझाया मैंने जी। अब चलते हैं अपन इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए कि मैं नंबर ऑफ मोल्स अगर एसिटिक एसिड के लूं जो एब्जॉर्ब हुए हैं तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m1 v1 माइनस m2 v2। ये इनिशियल मोल प्रेजेंट, ये फाइनल मोल प्रेजेंट, तो हमारे पास में डिफरेंस आ जाएगा। इनिशियल मोल मेरे पास में कितना है? 0.25 मोलारिटी इनटू वॉल्यूम 0.1 ले लेता हूं सर मैं, लीटर में। हाँ, लीटर में है तो 0.1 ले लेता हूं। माइनस मोलारिटी अगर अपन देखेंगे तो 0.24 इनटू वॉल्यूम वही 0.1 ले लिया सर मैंने जी। हमारे पास में यहां से नंबर ऑफ मोल्स आप देखें 0.025 0.024, तो आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल जो आएंगे वो 0.001 आ जाएंगे जी सर। ये मोल आ गए, मोल आए अभी एड्सॉर्ब हुए, एड्सॉर्ब मोल आ गए। अब आप मैं क्वेश्चन को देखूंगा कि मुझे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय
1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने सरफेस एरिया को कवर कर रहा है। या दूसरे तरीके से देख सकता हूं सरफेस एरिया पर मॉलिक्यूल, मुझे यही तो निकालना है जी सर। सरफेस एरिया पर मॉलिक्यूल निकालना है जी सर, मुझे ये निकालना है। तो अब आप देखो मेरे पास में सरफेस एरिया तो दे रखा है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाए जी, तो पर मॉलिक्यूल कितना करेगा वो आ जाएगा। तो यहां से पहले तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए सर, नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने एब्जॉर्ब हुए ये निकालूंगा। जी सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने निकाली है 0.001 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 20 आ गया सर। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो अगर मैं मुझसे ये जो पूछा है सरफेस एरिया पर मॉलिक्यूल, तो मुझे इनका रेशियो ही तो लेना है। सरफेस एरिया मेरे पास में कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 इंटू 10 टू द पावर 20। यहां से मेरे पास में नंबर या ये कह सकता हूं सरफेस एरिया पर मॉलिक्यूल आ गया। पर मॉलिक्यूल आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -20 हो जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर 10 टू द पावर -18, मतलब इतना सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -18 आ जाएगा। यहाँ 2 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर -19 मीटर स्क्वायर पर मॉलिक्यूल। जी सर, इस तरीके से आ जाएगा। फिर 4 ऑप्शन देखूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि मेरा आंसर है सेकंड, ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से हमने एड्सॉर्प्शन के वेरियस पार्ट को अपन कर चुके हैं। ये इसका फेयर सॉल्यूशन है बच्चों, जिसमें आपके पूरा क्वेश्चन कर रखा है। इस तरीके से फाइनली वही आंसर आ रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर -19। स्टूडेंट्स, हमारा एड्सॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, मतलब हमारे इस चैप्टर का सर पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं बच्चों कोलॉइड्स पे, या जिसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, कहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, कैसे आया ये। तो थॉमस ग्राहम ने 1861 में स्टडी करी, किनकी करी बच्चों, अलग अलग डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस के डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट की स्टडी करी। पार्चमेंट पेपर जो कि एक तरह का फिल्टर पेपर है, एनिमल मेम्ब्रेन हो गया एक तरह वो भी फिल्टर पेपर है, दोनों पर स्टडी करी। और उस स्टडी से उन्होंने सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व्ड है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिनमें से एक को कहा गया क्रिस्टलॉइड्स एंड दूसरे कहा गया कोलॉइड। हाउएवर ये जो क्लासिफिकेशन है ज्यादा लंबे समय तक टिका नहीं। उसका रीजन ये था कि इस थ्योरी के हिसाब से कुछ सब्सटेंसेस क्रिस्टलॉइड के साथ साथ कभी कोलॉइड हो जाते हैं और कभी कोलॉइड के साथ क्रिस्टलॉइड हो जाते हैं। बेसिकली क्या है सर, उसने इस तरह की स्टडी करी कि भाई 2 क्लियर सॉल्यूशन, जो अपने को आंखों से 2 अलग अलग क्लियर सॉल्यूशन थे, उनको देखा कि यार दोनों क्लियर है, एक जैसे होने चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, एक को तो एनिमल मेम्ब्रेन से गुजारा, तो एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ भी नहीं मिला, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बिल्कुल सारा का सारा छन के नीचे आ गया। दूसरा सॉल्यूशन ऐसा था जिसको अपन ने एनिमल मेम्ब्रेन से गुजारा, तो ऊपर अपने को कुछ डस्ट पार्टिकल, एक तरह से कुछ सॉलिड हल्का सा मिल गया। तो उसके बेसिस पर उन्होंने दोनों सॉल्यूशन को अलग अलग कहा, लेकिन मिला वो कोलॉइड का, जिसके सरफेस मतलब एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर जिसको मिला उसको कोलॉइड कह दिया, और जिसके ऊपर कुछ नहीं मिला उसे क्रिस्टलॉइड कह दिया। लेकिन बाद में जैसे आपने कहा ये फेल हो गया क्लासिफिकेशन, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में ये चेंज हो रहे थे, इंटरचेंजेबल हो रहे थे। मतलब एक ही कंपाउंड एक बार क्रिस्टलॉइड की तरह एक्ट कर सकता है या कोलॉइड की तरह से एक्ट कर सकता है। जी, तो इसीलिए अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये पार्चमेंट पेपर के उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे था। इसको फिर अल्टीमेटली इस बात पे लाया गया कि जो भी डिफरेंस इनमें आएगा वो शायद पार्टिकल्स के साइज की वजह से आएगा, क्योंकि जो पार्टिकल बड़े साइज के हैं वो पास नहीं होंगे और जो छोटे होंगे वो पास हो जाएंगे। भाई छलनी में भी तो छेद है ना, तो उसमें भी तो क्या छेद का साइज है, अगर वो छेद की साइज से छोटा साइज हुआ पार हो जाएगा, बड़ा साइज हुआ तो पास नहीं होगा। यानी सारा खेल पार्टिकल के साइज का है। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए एक बेटर क्लासिफिकेशन जो कि अभी भी चल रहा है उसका किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल जो डिसॉल्व बिल्कुल ठीक है। और उसमें उसको मिक्सचर हम जनरली कहते हैं। उस मिक्सचर के 3 पार्ट कर दिए गए इस बार साइज के हिसाब से। वन इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड, जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ट्रूली जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है क्रिस्टलॉइड। अदर वन इज कोलॉइड एंड लास्ट वन इज सस्पेंशन। और अब जो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कोलॉइड के बारे में, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इनमें तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। बिल्कुल ठीक है। इन तीनों में जैसे बेसिक डिफरेंस आप कह चुके हैं कि मेन रीजन है सॉल्यूट, मतलब मेन जो डिफरेंस है वो सॉल्यूट की साइज का। देखते हैं टेबुलर फॉर्म में अपन ने अरेंज किया है। यहाँ प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पर अपने को कंपैरिजन करना है, या ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। देखें कोलॉइड जो है वो बेसिकली जो पार्टिकल साइज होती है सॉल्यूट की वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होती है। सस्पेंशन उससे बड़ा साइज होता है, मतलब 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज अगर सॉल्यूट का है तो वो सस्पेंशन में आता है।
1 नैनोमीटर से छोटा, या यहाँ 5 नैनोमीटर से छोटा लिखा है, पर 1 नैनोमीटर से भी छोटा अगर होगा तो अगर सॉल्यूट का साइज है तो उस सॉल्यूशन को अपन ने, उस मिक्सचर को अपन कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलोइड। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल साइज पर अपन ने ये कंपैरिजन किया है कि पार्टिकल साइज ये है तो कॉलॉइड, ये है तो ये, और अगर इससे बड़ा है तो बिल्कुल। दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो विजिबिलिटी। सर अपन देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल को अपन कभी भी नहीं देख सकते, दिखते नहीं, अपने को नेक्ड आई से नहीं दिखते। इसमें क्या होता है, नेक्ड आई से तो अपने को इसमें भी नहीं दिखते। जैसे मैंने कहा था साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 सॉल्यूशन लिए, दिखने में दोनों क्लियर सॉल्यूशन थे, लेकिन जब एनिमल मेम्ब्रेन से गुजारा तो अलग अलग बिहेवियर हुआ। एक में तो अपने को ऊपर कुछ पार्टिकल मिल गए, एक में नहीं मिले। तो वैसे ये कि इस कॉलॉइड को भी मैं विजिबल नेक्ड आई से नहीं देख पाऊंगा, पर हाँ कुछ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखूंगा तो मुझे सॉल्यूट के पार्टिकल भी दिखाई देंगे। जबकि ये तो विजिबल विद नेक्ड आई अपन देख सकते हैं। कि मतलब जैसे आपने एग्जांपल ले लेते हैं मडी वाटर, मतलब पानी के अंदर जो महीन मिट्टी, कीचड़ तरफ हो तो अपने को क्या होता है, वहां दिखाई देता है सॉल्यूट पार्टिकल जो है पूरा घुला हुआ नहीं है, पर वो अपने को दिखाई देता है। फिर है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सेपरेशन। ये टर्म हर जगह तो सुटेबल नहीं है, पर एक बार समझने के लिए कि जो घुला हुआ है वो सॉल्यूट, जिसमें घुला हुआ है वो सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करना है तो ट्रू सॉल्यूशन में तो संभव ही नहीं है सर। ना तो आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो, ना एनिमल मेम्ब्रेन से कर सकते हो। नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी पॉसिबल नहीं, मेम्ब्रेन के साथ एनिमल मेम्ब्रेन से भी नहीं। लेकिन इसमें जैसे अपन ने कहा कि एनिमल मेम्ब्रेन से ऊपर से गुजारा तो कुछ अपने को सॉलिड मिला, जो सॉलिड मिला वो सॉल्यूट ही तो है। तो एनिमल मेम्ब्रेन से तो अपन इसको पॉसिबल है सेपरेट करना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर के पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, पोर साइज बड़े होते हैं, सॉरी। तो उसमें से जैसे ऊपर से गुजारेंगे वो छन के नीचे पूरा का पूरा आ जाएगा और इसका सेपरेशन पॉसिबल नहीं। जबकि सस्पेंशन में क्या पार्टिकल साइज और बड़े है, मतलब उसके पार्टिकल का, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो वो फिल्टर पेपर के भी ऊपर रह जाएगा सारा, और ऑब्वियसली एनिमल मेम्ब्रेन से भी रह जाएगा। एक तरह से समझो कि फिल्टर पेपर भी छलनी है जिसकी पोर साइज बड़ी है। जी सर, इनकी पोर साइज बड़ी है, मतलब लार्ज पोर साइज है। और ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है ये भी एक फिल्टर है, एक तरह से छलनी है, बट पोर साइज स्मॉल, अच्छी छलनी है एक तरह से। मतलब एक तरह से ये मान सकते हैं कि एक तो अपने पास में वो पानी छलने के लिए बहुत पतली महीन आती है, और एक चाय छलने के लिए थोड़ी सी वो जिसमें पोर साइज बड़ी है एक तरह से। फिर अपन देखते हैं डिफ्यूजन की बात करेंगे तो जैसे अपन ने कहा कि पार्टिकल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है तो मूवमेंट उनका आसानी से होता है, इजीली मिक्स होता है, डिफ्यूज इजीली। इनका पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा है तो ऑब्वियसली थोड़ा भारी है तो मूवमेंट और स्लो होगा, और ये तो और भी पार्टिकल साइज बड़ा है तो उनका मूवमेंट तो और भी कम होता है। बच्चों यहीं पे मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगी। जैसे NaCl सॉल्यूशन लिया सर अपन ने, तो NaCl में सारी प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हैं। पार्टिकल बिल्कुल छोटे हैं, विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन। पानी में नमक डालने के बाद कहाँ दिखता है नमक है कि नहीं दिखेगा सर, और पॉसिबल भी नहीं है फिल्टर करना, और साथ ही साथ अपन को उसको डिसॉल्व करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इसका मतलब डिफ्यूज भी हो रहा है। प्रोटीन इन वाटर, प्रोटीन पाउडर को आपने पानी में डाला वो कोलोइडल बनता है, पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है। विजिबल किससे होगा, अल्ट्रा से, क्योंकि एक बार शेक करके अच्छे से डिसॉल्व कर दिया तो नहीं दिखेगा कि प्रोटीन डाला है। उसके बाद वो सारी बातें यहाँ भी है। और ये जो डिफ्यूजन वाला पार्ट है, मैंने अभी बोला ना शेक करना पड़ता है, पार्टिकल थोड़े बड़े हैं तो उनको शेक करके अपन डिफ्यूज करते हैं जी। और मडी वाटर इसका एग्जांपल हो जाएगा जहाँ पे सारी चीजें इस तरह से आ जाएंगी। अच्छा एक चीज और मैं वापस से बता दूंगा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन भी है जी। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि सब कॉलॉइड जो है वो एक कोई सोल्यूशन नहीं है, इट इज ए स्टेट ऑफ सॉल्यूशन या स्टेट ऑफ मिक्सचर। बिल्कुल सही। मान लो मैं एक प्रोटीन शेक की अगर बात करें, प्रोटीन शेक के जो अगर पार्टिकल को थोड़ा बड़ा रखते हैं अपन तो अपने को वो कोलॉइड्स भी हो सकते हैं। अगर उसको प्रोटीन शेक को या प्रोटीन के पार्टिकल को बहुत छोटा तोड़ दिया तो उसका मैं ट्रू सॉल्यूशन भी बना सकता हूँ। ऑब्वियसली पार्टिकल साइज बहुत छोटी होनी चाहिए, और वही प्रोटीन का जो शेक है वो उसका पार्टिकल साइज और बढ़ा दे। थिक शेक जो बनाते हैं अपन तो उसमें तो अपने को दिखाई भी देता है, तो वो अपने पास में सस्पेंशन। बेसिकली कोलॉइड एक स्टेट है, बिल्कुल है ना। एक ही कंपाउंड जो होता है वो तीनों जगह से काम कर सकता है, बस उसके सॉल्यूट की साइज पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। इसमें और फर्दर जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम देख लेते हैं। बिकॉज पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो वो इजीली डिफ्यूज हो चुका है, तो ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं होगा। अब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वो सेटल नहीं होंगे, बीकर के बॉटम पर सेटल नहीं होगा। जैसे नमक कहाँ सेटल होता है, लेकिन अगर इसको आप रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद हो सकता है वो सेटल हो जाए, और नहीं भी हो रहा है तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उसको सेटल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्टिकल इज वेरी लार्ज, साइज इज वेरी लार्ज, तो ग्रेविटी का इफेक्ट आता है और पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाते हैं। देखते भी कि मडी वाटर जो सबसे अपने कॉमन एग्जांपल लिया, अगर मडी वाटर को शेक करें और रखें तो शुरुआत में तो जो मिट्टी है वो सब जगह फैल गई, लेकिन धीरे धीरे थोड़े टाइम में अपने पास सारी मिट्टी नीचे जम जाती है और ऊपर का वाटर थोड़ा प्योरीफाई हो जाता है। बिल्कुल। नेचर पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नेचर में आपको ये ध्यान रखना है
कोलॉइड्स का अपीयरेंस जरूर होमोजीनियस होता है, बट दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर एज वेल एज सस्पेंशन। तो डेफिनेटली आप समझ रहे हैं हेट्रोजीनियस होगा, और दिखने में भी हेट्रोजीनियस दिखता है। ये दिखता है होमोजीनियस नेचर का है, बट होता है विदाउट माइक्रोस्कोप देखोगे तो ये होमोजीनियस दिखता है। सर, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि केवल ट्रू सॉल्यूशन ही होमोजीनियस नेचर का होता है, लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होंगे। टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन बच्चों जब अपन कोलॉइड की स्टडी डिटेल में करेंगे तो ये दोनों ही इफेक्ट आपको डिटेल में समझाएंगे। थोड़ा बहुत आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होता है। तो ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन ये दोनों प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन ये शो करते हैं, और सस्पेंशन शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। वो इनके पार्टिकल साइज पर, क्योंकि सस्पेंशन की पार्टिकल साइज तो आपने रेंज बहुत बड़ी कर दी। 1000 नैनोमीटर से जो भी बड़ा है वो सब के सब सस्पेंशन में आ गया, तो रेंज बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें अलग अलग केसेस इसीलिए वेग है। और इसीलिए और आगे अपना जो चैप्टर की स्टडी है वो कोलॉइड से जुड़ा हुआ है। सारी प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ेंगे बेसिकली अपना जो टॉपिक है वो नेक्स्ट इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है वो कोलॉइड से है।